आप लोग कौन सी भाषा पसंद करेंगे? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, संस्कृत, मारवाड़ी, कच्छी? हिंदी, ठीक है। बीच में थोड़ा बोलते रहिएगा तो मेरे को मालूम पड़े कि आप लोग जागरूक हैं। ये देवी की ज्ञान की देवी है। आज बातचीत लक्ष्मी की चल रही है, बजट तो लक्ष्मी के लिए है, दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करुमे सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज मी बिफोर यू स्पीकिंग ऑन फाइनेंस बिल। बजट तो बड़ा विषय होता है, उसमें फाइनेंस बिल एक पार्ट होता है और फाइनेंस बिल के अंदर डायरेक्ट टैक्स एक पार्ट होता है। तो ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है। ये बही खाता एक जमाने में था जब भी कंप्यूटर्स नहीं थे। सिंपल, जैसे हम डिलीट करते हैं ना, इसमें से एक पेज निकाल लेने का तो डिलीट हो गया। तो ये अभी जमाना गया। लास्ट ईयर हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बही खाता में बजट लेके आई थी। तो ये बार जब जैसे सर ने बताया, डिजिटल बजट, डाउनलोड अपलोड डाउनलोड अपलोड सीधा हो गया। तो ये बही खाता अभी चला गया। अपना एक जूना सुभाषित है कि राजा को टैक्स कैसे वसूल करना चाहिए। जैसे एक मधुमक्खी फूल से हनी सक करती है, वो तरीके से करना चाहिए, ना कि कोई कोयले की मान से कोई कोयला उठा लिया, क्योंकि कोयले की खान से कोयला उठा लिया तो खान खत्म हो जाती है। तो ये कोई कोयले की खान नहीं है। चलिए अभी सीधे विषय पे जाते हैं, क्योंकि 2020 की जमाना है और 20 मिनट्स अलॉटेड है, तो वो हिसाब से कुछ हम आईपीएल खेलते हैं। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी बनते हैं, सुबह में उठ के रोज व्हाट्सएप लिखते हैं, जाने अनजाने सब लिखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम नहीं उतना तो वो बजट बना देते हैं और 31 जनवरी को अपना बजट प्रेजेंट करते हैं व्हाट्सएप मीडिया पे। क्या क्या लिखते थे? एस्टेट ड्यूटी आएगी, इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, बड़े लोगों पे, हाई नेटवर्थ पे और टैक्स लगेंगे, कोविड टैक्स आएगा, वेल्थ टैक्स आएगा, जितना भी आता है सब लिखा। ये बच्चों के एग्जाम जैसा है, जो भी आता है लिखो, वो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। रैंक किसको आती है? तीसरी रैंक किसको आई? लड़की को, जो पढ़ के छोटा लिख के आई उसको। बाकी जो ज्यादा लिखता है वो व्हाट्सएप में ही रहता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सबको डिसमिस कर दिया, भाई कुछ नहीं करना है मेरे को। कोविड-19 पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है और ऐसी बातें चल रही है, तो ये नामुमकिन था। तो दिस इज नथिंग बट रियली हिस्टोरिकल बजट। आपको सरप्राइज होगा कि बजट को बैलेंस करना भी कैसी एक बड़ी बात है, वो कोई आसान चीज नहीं है। तो देखते हैं, उन्होंने कोई रेट चेंज नहीं किया है, न तो इंडिविजुअल का, न तो एचयूएफ का, न तो कंपनी का, न तो फर्म का, एओपी का, किसी का भी चेंज नहीं किया। लेकिन जो लास्ट ईयर, मतलब जो करंट ईयर में है, वही चालू रखा है। खाली उनको जो दो ऑप्शन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वो अभी भी सेम कंटिन्यूड है। सबसे अच्छी बात एक हुई है बजट में कि जैसे ही आपके इनकम टैक्स के रिटर्न है, वो भरने में जो असुविधाएं हो रही है वो अभी कम होगी, क्योंकि इसमें जो फॉर्म 26AS करके एक फॉर्म आता है वो पूरा भर के आएगा। आज आपने रिलायंस के शेयर लिए कि बेचे, तो आपका पैन नंबर से ऑटोमेटिक आपके रिटर्न के अंदर कैपिटल गेन तक वो फिलअप हो जाएगा। उसी तरह से आपको डिविडेंड मिला, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला, तो ये सब अभी फर्जी कार्यक्रम बंद हो जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है पोस्ट ऑफिस में करोड़ों रुपए की डिपॉजिट रखी है, एक भी डिपॉजिट दिखाते नहीं है, और सीए के पास जाएंगे तो मारे करने तो एफडी कौन नहीं, मारे करने तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ही कौन नहीं।
ऐसा गोल मोल बोल के जब ही रीओपन होएगा केस तभी परेशान हो जाते हैं कि रीओपन क्यों किया। अरे भैया, तूने आयकर छिपाई है, वो ऑफिसर का मिस्टेक नहीं है, तो सेम वे सैलरी इनकम सब भर के आएगा। 75 के ऊपर जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। अभी 60 तक तो सीनियर है ही और सुपर सीनियर भी है, लेकिन बीच में कैटेगरी बनाई है, उनको टैक्स भरना है, रिटर्न नहीं भरना है। कोई भी गलत फहमी मत रखिए। लोगों ने मेरे को बहुत फोन करके उनको टैक्स में से टोटल एग्जम्पशन दिया क्या। मैं बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, जरा फाइन लाइन पढ़िए। उसमें 2 कंडीशन है, उसकी पेंशन से इनकम है अथवा तो बैंक इंटरेस्ट इनकम है, तो ऑटोमेटिक बैंक वाला रिटर्न भरेगा जैसे वो टीडीएस रिटर्न भरता है। इसमें भी 2 कंडीशन है। अभी वरिष्ठ नागरिक लोग हमेशा चिंतित रहते हैं और स्वाभाविक है, जैसे साहब ने बताया कि पीएमसी बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग बैंक में थोड़ी थोड़ी डिपॉजिट रखते हैं, तो अलग अलग बैंक में इंटरेस्ट है आपका, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी बैंक आपका रिटर्न भरेगी? ये तो 2 कंडीशन तभी फुलफिल होगी कि आपका एक ही बैंक से इंटरेस्ट है और खाली पेंशन इनकम है, दूसरी कोई इनकम है, दूसरी कोई बैंक से है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, आपका जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह है उनके लिए फर्म और पार्टनर का अलग अलग डेट था, वो अभी दोनों का करके 30 नवंबर कर दिया है। एक सबसे बड़ा महत्व का प्रपोजल बजट के अंदर है। आप लोग बिजनेस में है, कहीं भी है, व्यवसाय में है, तो समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि आपका केस रीओपन करने के लिए अभी तरह तरह के प्रोविजन है कि भाई असेसिंग ऑफिसर को एक रीजन होना चाहिए कि आपका केस रीओपन के लायक है, वो अभी उन्होंने हटा दिया। उसके बदले सिंपल यही कर दिया कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। अभी वो क्या इंफॉर्मेशन है हम आगे बताते हैं। दूसरा, उनका असेसमेंट ब्लॉक असेसमेंट होता था 153 एबीसी में, वो भी हटा दिया। मतलब जैसे रेड्डी सर ने भी बताया, सर ने भी बताया, सरलीकरण पे जा रही है सरकार, वो अच्छी चीज है। सरलीकरण मतलब वेरियस कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस खत्म हो गए। देखिए, अभी रीओपन करने के लिए 3-4 अलग अलग लिमिट थी। यदि आपकी स्क्रूटिनी हुई है तो 4 साल के बाद रीओपन नहीं हो सकता था। यदि आपकी स्क्रूटिनी नहीं हुई है तो आपका 6 साल तक रीओपन नॉर्मली हो सकता था। यदि आपके ऊपर रेड छापा धाड़ हुई है तो 10 साल तक रीओपन कर सकते थे। और यदि आपके पास फॉरेन एसेट मिले, एचएसबीसी में अकाउंट है, फॉरेन ट्रस्ट खोल के रखे हैं, लोगों ने भी काफी बवाल किए हैं, उनके लिए 16 इयर्स था। एक बार हमारे पास एक महिला आई, बोलते मेरे पास दुबई में 2 फ्लैट है। मैं बोलता एक तो होता लेकिन दूसरा क्यों? बोलता एक इतना पसंद आया ना, दूसरा भी ले लिया, और बुक्स के अंदर एक भी नहीं दिखाया है। और नोटिस जब भी आती है अर्नेस्ट हाउस से तो शिवरिंग हो जाता है। जैसे सर ने बताया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन से नोटिस आई तो शिवरिंग हुआ, ऐसे फॉरेन एसेट की नोटिस आई तो आदमी शिवरिंग होता है, क्योंकि डायरेक्ट इम्प्रिजनमेंट है। तो ये लिमिट अभी सब सिंप्लीफाई कर दी। क्या सिंप्लीफाई कर दी? 2 ही लिमिट। यदि आपका टैक्स इवेजन 50 लाख से नीचे है तो 3 साल तक रीओपनिंग, 50 के ऊपर है 10 साल तक, सिंपल। वो सब 1 साल, 6 साल, 10 साल, 16 साल सब खत्म कर दिया। लेकिन इसमें आप देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर की टेक्निक देखिए। आपको लगता है सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन देखिए अभी 6 से ऊपर जाने के लिए
10 साल तक रीओपन करने के लिए रेड होना जरूरी था। अभी बिना रेड किए 10 साल तक 50 लाख का केस रीओपन हो जाएगा। तो ये आईपीएल खेलना है तो गूगली भी सामने झेलना पड़ेगा। मतलब अभी आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं, वो सब फर्जी जमाना गया। अभी तक जो 153 एबीसी में ब्लॉक असेसमेंट होता था वो खत्म करके वो भी रीओपनिंग में कर दिया। और रीओपन करने के लिए अभी जो आईटीओ एओ खुद करते थे उसमें एक नया प्रोविजन डाल दिया कि हायर ऑफिसर, चीफ कमिश्नर वगैरह की परमिशन लेके इंक्वायरी करके असेसी से डिटेल मांग के बाद में ऑर्डर पास करेगा कि ये केस रीओपन लायक है कि नहीं। तो अभी रीओपनिंग में भी थोड़ी कमी होगी। अभी जो अंधाधुंध हो रहा था वो कम हो जाएगा। यस, दो चीज रीओपनिंग के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आ गई तो रीओपन कर सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होती है उसकी तो कुछ व्याख्या होनी चाहिए ना, डेफिनेशन। तो दो चीज बता दी। सीबीडीटी वालों एक रेड फ्लैग करेंगे, आपने रिटेल स्टोर नहीं है, आपका कैश बिजनेस नहीं है, आपने 1 करोड़ रुपया खाते में कैश डाला, कहां से आया? तो रेड फ्लैग सीबीडीटी का रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी करेंगी। तो ठीक है ना, आप इतना हैवी डिपॉजिट किया तो आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा ना, कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना। सेम वे सेकंड, आपके स्क्रूटिनी के बाद उनकी इंटरनल ऑडिट होती है, आईएपी इंटरनल ऑडिट पार्टी, और सीएजी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों की ऑडिट में जो भी उनकी रेड फ्लैग हुई कि ये एसएससी का ये साल का रिटर्न स्क्रूटिनी में गलत तरीके से असेस हो गया है, उनका रीओपनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जिनकी सर्च हो गई, रेड हो गई, जिनका सर्वे हो गया और सर्वे और सर्च में तीसरी पार्टी का कोई पर्चा, पेपर, एसेट कुछ मिला, वो भी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी और वो इंफॉर्मेशन के आधार पर रीओपनिंग करने का अधिकार असेसिंग ऑफिसर को दिया गया है। अभी आपका रिटर्न भरते उसके बाद एक इंटीमेशन आता है जो बेंगलोर से सीपीसी से आता है। तो उसके अंदर जो ऑडिटर ने जो जो भी रिमार्क डाली है उससे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा, बिना स्क्रूटिनी डिमांड खड़ी हो जाएगी। तो इसमें बहुत सावध रहने की जरूरत है, करदाता को भी और ऑडिटर को भी। कोई गलती भी हुई तो असेसी का बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, अभी स्क्रूटिनी की नोटिस के लिए उन्होंने 6 मंथ के बदले 3 मंथ, अभी तक आप लोग जो रिटर्न भरेंगे तो अभी सितंबर तक नोटिस आ सकती है, लेकिन वो घटा के जून तक कर दी है। सेम वे आपका असेसमेंट करने के लिए भी 12 महीने के बदले सिर्फ 9 महीने का टाइम कर दिया है। अच्छी बात है, मेरे को जल्दी मालूम पड़े कि मेरा भवितव्य क्या है, भरना है कि नहीं भरना है। अभी सेम वे जैसे आपने रिटर्न भरा तो बेंगलोर से सीपीसी वाले को भी 12 महीने के बदले 9 महीने का टाइम दे दिया, उनको प्रोसेस करके आपको रिफंड देना है, नहीं तो वो स्क्रूटिनी नोटिस इश्यू हो जाएगी। चलिए, अभी आपको रिवाइज रिटर्न भरने का टाइम भी 31 दिसंबर कर दिया और लेट रिटर्न का भी दिसंबर कर दिया, जो अभी मार्च तक था। हर एक में 3-3 महीने की कटौती है। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का आइडिया ये है, ये साल का रिटर्न अगले साल खत्म हो जाएगा। अभी वो जूना बैकलॉग खत्म कर रहे हैं, वो हो जाएगा। तो सीबीडीटी को भी पावर है कि कोई ऐसा सरकमस्टेंस, अभी जैसे कोविड में टाइम लिमिट एक्सटेंड होती जा रही है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंस है। नॉर्मली अभी बिलेटेड रिटर्न आपको मार्च के बदले दिसंबर तक भरना है और रिवाइज रिटर्न भी दिसंबर तक ही भरना है। अच्छा, ट्रस्ट में से टी निकालिए तो क्या होता है? रस्ट। और ट्रस्ट का ऑपोजिट मिसट्रस्ट, और ट्रस्ट का गलत डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट में बड़ी तब्दीली आई है
तो 4-5 है, काफी जगह ट्रस्ट दिखते हैं हमको। आपको तो मालूम है हर एक ट्रस्ट को 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करना, री रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो लास्ट बजट में आया था। लेकिन ये बजट में सबसे बड़ा फायदेमंद पहला एक प्रोविजन आ गया कि जिनका 1 करोड़ से रिसिप्ट 5 करोड़ तक बढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो 1023C में है उनको इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन टाइम से रिटर्न भरना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का एक ही लक्ष्य है, कंप्लायंस करो, हम कुछ नहीं करेंगे, नॉन कंप्लायंस रहेंगे हमारा कंप्यूटर पकड़ लेगा। उनके पास ऑक्टोपस टाइप की अभी 5000 करोड़ की सॉफ्टवेयर लगी चुकी है। आपने इधर की बैंक में डिपॉजिट किया, सीधा आपका 26A में दिख सकता है। तो कोई गलत फहमी में रहना जरूरी नहीं है। तो रिटर्न टाइम से भरना जरूरी है, राइट के साथ ड्यूटी आती ही है। लोग समझते हैं मेरा इनकम एग्जम्प्ट है, मैं रिटर्न क्यों भरूं? भैया आपका 5 करोड़ टर्नओवर है, वो प्रूव कैसे होगा? रिटर्न भरने पर ही होगा ना। वो हो गया। अभी उसके बाद देखिए 2-3 लूप होल उन्होंने प्लग कर दिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या करते थे, डबल डिडक्शन क्लेम करते थे। जब भी कॉर्पस को स्पेंड किया तभी भी एग्जम्पशन, और जब भी उनको यूज में लिया तभी भी एप्लीकेशन। तो ये सरकार बोलती है डबल डिडक्शन कुछ नहीं, 12 हाथ की तुरी और 13 हाथ का बीज, वो असंभव चीज है। तो उन्होंने बोल दिया कि कॉर्पस में से एप्लीकेशन तभी किया जाएगा जब भी वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड है। दूसरा, लोगों ने ट्रस्ट को बिजनेस बना के रखा, उसमें लॉस दिखाई, कैरी फॉरवर्ड की। तो अभी लास्ट पॉइंट देखिए, कोई कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। आप ट्रस्ट चला रहे हो तो लॉस का सवाल है, ठीक है लॉस हो गई, मानता हूं, लॉस भूल जाने का, वो बिजनेस नहीं है कि आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल में करिए। और तीसरा, लोग क्या करते थे, अभी के प्रोविजन में लोन भी री एप्लीकेशन ऑफ फंड करके एग्जम्पशन लेते थे। सरकार कहती है नहीं, ये गलत है। जब भी आपने रीपेमेंट किया तभी आपको एप्लीकेशन माना जाएगा। मतलब ये 3-4 लूप होल थे, वो अच्छी तरह से उन्होंने प्लग कर दीजिए। सैलरी क्लास के लिए 2 अमेंडमेंट आए हैं। नंबर 1, उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख से ऊपर भरा तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको 8.4% टैक्स फ्री मिल रहा है, और हमको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खाली 7.1 टैक्स फ्री मिल रहा है, वो भी 1.5 लाख तक। तो अभी टैक्स के बाद दोनों में पेरिटी आ गई। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने लिखा कि इसमें पीपीएफ भी कवर हो गया। अरे भैया तू ध्यान से पढ़, पीपीएफ को टच भी नहीं किया है। जैसा सर ने बताया कि इंटरेस्ट बर्डन गवर्नमेंट का कितना है, इसकी वजह यही है, हर एक स्कीम में अरबों खरबों रुपये आते गए हैं, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन इज द बिगेस्ट बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा आया, कोविड के टाइम पे लीव ट्रैवल कंसेशन कोई यूज नहीं कर पाया, बोरीवली से कांदीवली नहीं जा पाया, तो लीव ट्रैवल कहां से लेगा? तो सरकार क्या कहती है कि आपका 36,000 तक अथवा तो 1/3 तक आप कैश में खर्चा करेंगे, गुड्स और सर्विस भी खरीदी करेंगे तो आपको वो एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है, 12% जीएसटी वाली आइटम होनी चाहिए। तो 100 रुपया दिया, 12% तो वापस आ गया। तो एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से लिया। चलिए, अभी टैक्स ऑडिट, ये बड़ा महत्व का प्रोविजन है बिजनेस वालों के लिए। लोगों ने एक्सटेंशन के लिए कोर्ट में पिटिशंस डाल दी। वो तो चातक पक्षी की माफी ऊपर से देख रहा है, अभी कोई बारिश आवे, लेकिन एक्सटेंशन 2-3 बार हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर नथिंग डूइंग, आई वांट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आ गया, लेकिन उसका एक फायदा बोलिए कि गैरफायदा, आप लोग के लिए फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया? आपका 10 करोड़ तक टर्नओवर है और 5% से नीचे कैश एक्सपेंस और इनकम नहीं है, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं है। इसमें हजारों लोग निकल जाएंगे, हजारों लोग, क्योंकि 10 करोड़ का 5% कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख रुपए का कैश एक्सपेंस किसका होता है?
होता ही नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि कैश एक्सपेंस 10,000 के ऊपर अलाउड ही नहीं है, तो आप कितना करेंगे कैश एक्सपेंस बिजनेस में। सब डिजिटल इकोनॉमी का एक दूसरा स्वरूप है और इसका एक दूसरा मूर्तिमंत फायदा भी है। 10 करोड़ तक नो टैक्स ऑडिट, दिस इज रियली रियली हिस्टोरिकल। चलिए आगे, और प्रोफेशनल फर्म जो चलाते हैं वो एलएलपी बनाते थे, तो उनको ये प्रिजम्पटिव टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पे चलती है। तो पब्लिक को आप लिमिटेड लायबिलिटी पे चला रहे हो तो आपकी बुक्स तो मेंटेन करना जरूरी है, तो आपको वो 50% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिविडेंड पे अभी टैक्स हटा के जब भी डिक्लेयर होगा तभी ही आपको उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। फॉरेन इन्वेस्टर को, जैसे सर ने बताया, DTAA का भी बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस ट्रस्ट जो है REITs एंड INVT, उनको TDS से एग्जम्पशन दे दिया, और सोवरिन वेल्थ फंड एग्जम्पशन, ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है। यहां से फाइनेंस मिनिस्टर को आएगा पैसा। देखिए ये आप लोग के लिए, CA लोगों के लिए ठीक है, यूलिप बहुत पॉपुलर हो गया था, तो उसमें भी लोगों ने अंधाधुंध इनकम कर दी। तो अभी क्या कर दिया, 2.5 लाख तक ही आपका कंट्रीब्यूशन है प्रीमियम, तो अभी तक आपको एग्जम्प्ट इनकम है, उसके ऊपर है तो आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। ए यूलिप वॉज रियली रियली डार्लिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ अपर मिडिल क्लास पीपल आफ्टर PPF, बट पेरिटी, वही पेरिटी वाला मामला है, क्योंकि अभी हम, जैसे सर ने बताया कि मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो पेरिटी तो जरूरी है ना यहाँ भी। चलिए आगे, ये एक टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में सरल भाषा में समझाऊंगा। अभी लोग क्या करते थे, हम और आप पार्टनर है, हमारे 1-1 लाख रुपया कैपिटल है, 2 लाख का फंड आया, हमने 2 लाख का प्लॉट लिया, 20 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 20 करोड़ रुपया, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं भरते थे। उसका रीवैल्यूएशन करके पार्टनर को क्रेडिट देके नया पार्टनर 2 करोड़ लेके आएगा, और जूनियर पार्टनर विड्रॉ करके बिना टैक्स भरे चले जाते थे। गवर्नमेंट के ध्यान में था, तो उन्होंने सेक्शन 45(4)(a) लगा दिया और बोल दिया कोई भी तरीके का रिकंस्टिट्यूशन की रीवैल्यूएशन करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। अभी ये कहाँ तक सही है हमारे समझ में आवे कौन नहीं। और दूसरा, सम पीपल विल ऑल्सो चैलेंज इन कोर्ट कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा लिखा है कि जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एसेट का, तो अभी तक फर्म का एसेट होता है, और यहाँ तो रीवैल्यूएशन पे भी टैक्स लग रहा है। बट केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नॉट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट को, अभी ये फार्म लॉ में वही चल रहा है ना, इट इज एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एप्रोप्रिएट मेजोरिटी। तो सेम इन केशवानंद भारती ऑल्सो सेम सेट, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट ओनली इंटरप्रेट्स द लॉ, बट हु कैन मेक द लॉ, पार्लियामेंट। सो यहां भी, एंड सचमुच में मेरे हिसाब से ये हिस्टोरिकल बजट इसके लिए, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूं फंडिंग के ऊपर। अभी 5-10 मिनट है कि IPL खत्म हो गया, नहीं तो क्या है, विराट कोहली घर पे पेरेंटल लीव पे है और यहाँ मैच जीत जाएंगे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर, सर जी ठीक है ना सेठी सर, हाँ, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट में आवे ऐसे पॉइंट है तो जरा चलाना जरूरी है। ठीक है, देखिए अभी एक दूसरा अच्छा है, डीमोनेटाइजेशन, रेरा, GST एंड कोविड, ये 4 की इफेक्ट बिल्डिंग पे जबरदस्त आई, फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। तो जो कोविड में उन्होंने कंसेशन दिया कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन समझो 100 रुपया है, तो आपने 90 में भी लिया तो वो तकलीफ के लायक नहीं है, ITO आपको परेशान नहीं करेगा। 10% का बैंडविड्थ जो था वो अलावेबल है, वो बढ़ा के कोविड में रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए 20% कर दिया, उसको भी अभी एक्सटेंड करके 30 मार्च तक कर दिया। आई थिंक शी डिजर्व्स लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस, बिकॉज जिनको नीड है वो 20%
स्टैम्प ड्यूटी नीचे से भी खरीद के बिना क्वेश्चनिंग अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, लोकल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिजनेस का टैक्स और कैपिटल गेन मिलेगा। लेकिन दो कंडीशन है, 2 करोड़ के नीचे होना चाहिए, स्वाभाविक है। इट इज टू हेल्प पीपल हु आर इन अपर मिडिल क्लास। वो 5 करोड़ का एनसीपीएम में फ्लैट लेना है तो भाई तू टैक्स भर। लेकिन दूसरा कि 30 मार्च 2026 तक करे, और दूसरा फर्स्ट सेल के ऊपर है। बिल्डर से लिया तो आपने मेरे से लिया, मेरे ने आपसे लिया, वो नहीं। अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पड़ी है हजारों की तादाद में, उसको बैंकरप्सी से बाहर लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। मेरे हिसाब से आप देखेंगे अप्रैल के बाद उसकी आपको रियल इफेक्ट दिखेंगी, क्योंकि मार्च तक डेडलाइन बढ़ाई है, तो 1 अप्रैल को फिगर आ जाएंगे। चलिए, अच्छा दूसरा भी एक बहुत बड़ा बवाल चलता। आज मैं कोचिंग क्लास हूं, मेरा खुद का गुडविल 100 करोड़ रुपया है, ऐसा एंट्री करके डेप्रिसिएशन लेता था। ये गलत था, गलत ही था ना, आर्टिफिशियल था। तो अभी गवर्नमेंट ने 2 चीज बता दी कि गुडविल कोई डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं, निकाल दिया, और दूसरा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो उन्होंने ओवर रूल कर दिया। तो इसके लिए आप जब भी गुडविल बेचेंगे किसी को, आपको मालूम है किंगफिशर का गुडविल 7000 करोड़ था, और अभी 7 रुपए का भी नहीं है। उनका वही था ना, लोगो ही वो था, उड़ के जाने का। तो गुडविल जब भी बेचते हैं तो सेल प्राइस समझो, मेरी 100 रुपया में गुडविल बेचा मैंने, तो मेरी कॉस्ट तो डिडक्शन होगी ना। तो पहला देखिए, मैंने खुद जनरेट किया है तो 0 कॉस्ट, मैंने किसी से लिया था तो मेरी जो कॉस्ट थी वो मिलेगी, और मैंने बाप दादा से लिया है, दूसरी कंपनी से लिया है, एक्विजिशन में लिया है, तो आगे वाले का कॉस्ट। ये 3 तरीके की कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, ओके। अभी आप, एक बहुत बड़ी चीज थी, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टाइम से लोग भरते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी नथिंग डूइंग। नेक्स्ट मंथ का 7 दिन तक डिपॉजिट नहीं किया, आपका डिसअलाउ हो जाएगा। कोई भी जजमेंट लिखो, गाडगे पाटिल का भी है, हिंदुस्तान फिल्टर भी है, सब खत्म। चलिए, अभी ये आप लोग के काम का नहीं है, सीएलओ के काम का है। यस, जो सर ने जीएसटी में बताया, ये भी इधर भी है। लास्ट बजट में मैडम जी ने क्या बोला कि यदि मैं बुक्स में बोगस एंट्री करती हूं कि कोई सच्ची एंट्री ओमिट करता हूं, तो मेरे को 100% पेनल्टी है। वहां तक लोग नहीं रुके, और अभी आप देख रहे हैं कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं जीएसटी फेक बिल में, इधर उधर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, बोगस डोनेशन, बोगस परचेज, बोगस सेल, कोई बाकी ही नहीं रखा है। तो अभी उन्होंने क्या बताया, 281 में दूसरा, जो पार्टी का असेसमेंट चल रहा है और ऑफिसर को लग रहा है कि इसके अंदर बड़ी डिमांड खड़े होने वाली है, तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट वही स्टेज पे वो कर सकते हैं, न तो प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो फायदा ही क्या। तो ये तो सीधा सीधा अटैचमेंट का प्रोविजन आ गया है। अच्छा, दूसरा, छोटे लोगों के लिए जिनका 50 लाख तक इनकम है और 10 लाख तक का खाली डिस्प्यूट है, उनके लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई है, डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वो आपका सोल्व कर देंगे। अभी तक असेसमेंट फेसलेस है, अपील फेसलेस है, अभी ट्राइब्यूनल भी फेसलेस होने की तैयारी है। उसके लिए 2023 का डेडलाइन दिया गया है, 2 साल में उसको अपलोड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। विवाद से विश्वास स्कीम अभी चल रही है, वो बिना मांगे एक्सटेंड कर दी। क्यों? क्योंकि आईटीआईटी फेसलेस हो गई, लोग दौड़ दौड़ के विवाद से विश्वास में पैसा भर रहे हैं, और जो लोग सेटलमेंट कमीशन में है उनका विवाद से विश्वास में एलिजिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा स्टेप ये है, सेटलमेंट कमीशन, वांचू कमेटी ने जो बनवाया था 1975 में, बड़े बड़े केसेस को सेटल करने के लिए समझौता आयोग, सेटलमेंट कमीशन बनाया था, उसको ही एबॉलिश कर दिया, क्योंकि इसमें काफी गैर रीतियां हो रही थी, वो सरकार को मालूम पड़ा, तो उसके बदले दिल्ली में बोर्ड बनाया गया है,
उसके अंदर 2 चीफ कमिश्नर रहेंगे। सेम वे अभी आपको एक परचेस, लास्ट टाइम सेल के ऊपर टीसीएस आया, एक बार परचेस के ऊपर भी आ गया टीसीएस। डीडीएस 194 क्यू में आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है और अब 50 लाख के ऊपर पेमेंट करते हैं तो 0.1% अथवा तो 5% डिपेंडिंग अपॉन द पेन। ये बड़ा विचित्र अमेंडमेंट है। सामने वाला नॉन फाइलर है, रिटर्न नहीं भरता है, तो आपको उसका डबल टैक्स टीडीएस काटना है। और मेरे को कैसे समझ में आया कि सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है? उसका क्वेश्चन पेपर 25 पेज का होता है, आंसर पेपर शायद 10 पेज का होता है। आंसर क्या है इसका? आपका जैसे ही ट्रेसिस खोलेंगे टीडीएस का, उसमें दिखेगा आपको, जैसे ही पैन नंबर डाला, मेरा पैन नंबर डाला फॉर एग्जाम्पल ABCDXYZ, तो दिखेगा रिटर्न भरा कि नहीं, तो कोई चिंता को विषय कौन नहीं। सेम वे टीसीएस भी डबल काटना है आपको, ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है। अच्छा, एडवांस रूलिंग का भी अथॉरिटी उन्होंने एबोलिश करके बोर्ड बना दिया है। अच्छा, आईडीएस टीम में जिन्होंने 2016 में पैसा भरा था, वो कोई भी कारण से रिजेक्ट हो गई तो उनका पैसा फंस गया, तो कोई भी गवर्नमेंट बिना वजह पैसा तो नहीं ले सकती है, तो अभी उनको रिफंड मिलेगा, बिना ब्याज का रिफंड मिल जाएगा उनको। हाउसिंग सेक्टर के लिए 3 बेनिफिट और है। 1.5 लाख तक का नया डिडक्शन ATEA इन्वेस्टर को मिला, एफोर्डेबल हाउसिंग का 31/3/22 तक एक्सटेंड कर दिया, और अफोर्डेबल रेंटिंग ऑफ हाउसेस को भी नया इंसेंटिव दे दिया है। जैसे अभी बताया कि एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी जो है उनको भी कैपिटल गेन से भी मुक्ति दे गई है, और स्टार्टअप कंपनी का भी बढ़ा दिया है। अब ये लास्ट स्लाइड जो है, 0 कूपन बॉन्ड, 12 लाख करोड़ रुपया फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि मैं मार्केट से लूंगी। 0 इंटरेस्ट में कौन देगा? 0 कूपन। अभी सर का जो ये पॉइंट था कि 8 लाख करोड़, मेरे को मालूम है सब, ये इसके अंदर कुछ है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसमें ही है। अभी ये बॉन्ड की स्कीम आएगी जब तभी मालूम पड़ेगा, इसमें कुछ छिपा हुआ है 100%। नेक्स्ट ईयर इफ एट ऑल आई स्पीक टू यू, आई विल प्रूव टू यू दैट इसमें है। एक कला है, अंदाज पत्र एक कला है। इट इज नॉट आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इट इज प्योर आर्ट। चलिए, ओके। और डबल टैक्सेशन रिल तो आप लोग के नहीं है। जीएसटी ऑडिट संपूर्णतः हटा दिया गया है, तो ये अच्छी बात है, सीए लोगों के नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छी बात है। एग्रीकल्चरल सेस, लोगों की गलत फहमी है, देखिए 5 से 10 पैसा हर एक में कमी हुई है, लेकिन जिसको बोलना ही है उसको कोई रोक नहीं सकता, रोकना चाहिए भी नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशनेट हियरिंग। अभी ये तो क्या है, पब्लिक मीटिंग है, तो क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन लास्ट लाइन ऑफ द डे, लाइफ इटसेल्फ इज अ बजट। लीव योर बैड डीड्स असाइड and concentrate on good deeds. That will be the real success of your life's budget. Thank you very much and see you someday.